हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरणदीप गर्ग। बच्चे, आज हम क्लास आपका 8th का चैप्टर 2 जो आपका ज्योग्राफी का उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। देखो, पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हमने लैंड आपका लैंड सोर्सेज के बारे में डिस्कस करा है। आज के इस पार्ट में हम बेसिकली वाटर के विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस करेंगे। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे। आज के लेक्चर में हम वाटर, आपके नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती है, ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आपके रेगुलर टेस्ट भी होते रहते हैं बच्चे। जो आपके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो इन्हीं पोर्शंस में आते हैं। नियर अबाउट जो आपका टेस्ट होता है बच्चे, मैं आपको बता दूं एक बार, 70 to 80% आपका टेस्ट आपकी बुक से होता है। 15 से 20% आपका थोड़ा सा हायर लेवल का हो जाता है, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम और डाल देते हैं कि एटलीस्ट आपको पता चलता रहे कि हमने आगे क्या क्या पढ़ना है। बच्चे, ये वाला चैप्टर आप अब ध्यान से पढ़ना, अपने नोट्स बना लेना, क्योंकि आगे चलकर क्लास 9th और क्लास 10th में भी आपको इस चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये सभी क्लासेज में आपका चैप्टर आता है, क्योंकि जितने बच्चे चैप्टर है सारे आपके, जैसे अभी ज्योग्राफी में ये बेसिकली एक तरह के इन्वायरमेंट के रिलेटेड चैप्टर्स हैं। जितने भी आपके इन्वायरमेंट के रिलेटेड चैप्टर्स हैं वो आपके हर एक क्लास में आएंगे, क्योंकि आजकल के टाइम में इन्वायरमेंट आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। तो एक बार लेक्चर स्टार्ट करते हैं, हम आगे देखते हैं कैसे कैसे फॉरवर्ड करेंगे। कोई डाउट आता है आप लोग पूछते रहना। चलो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वाटर। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो बच्चे, सबसे पहले मैं वाइटल का मतलब बता दूं। वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। देखो बच्चे, अर्थ अगर हम मानते हैं कि अर्थ हमारी गोल है, तो ये उसके 4 क्वार्टर्स हो गए। 3/4 है, 1/4, ये भी 1/4, ये भी एक 1/4, ये भी एक 1/4। तो 3/4 का मतलब होगा ये वाला एरिया सारा बच्चे, जहाँ जहाँ पर मैंने लाइन्स लगा दी। तो ये वाला एरिया किसके साथ कवर है? वाटर के साथ कवर है। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसलिए जो बच्चे अर्थ है उसको वाटर प्लैनेट बोला जाता है। तो बच्चे, कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच वाई अर्थ इज कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। सो वी कैन से दैट इफ we know that the 3/4 of the earth's surface is covered with water, so that's why it is called water planet. It was in the primitive oceans that life began about 3.5 billion years back. देखो, ओशियंस में जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो लाइफ है वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले ही स्टार्ट हो गई थी। इवन टूडे द ओशियन कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। बच्चे देखो, टोटल अर्थ सरफेस का 2/3 हमारा ओशियंस कवर करते हैं एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। और बहुत ज़्यादा प्लांट्स और आपके एनिमल्स ओशियंस में है। The ocean water is however saline and not fit for human consumption. जो बच्चे ओशियन वाटर है आपका वो सेलाइन है, मतलब नमकीन है, और जो पीने के लायक वो नहीं है। एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब पीने के लायक वो नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। जो बच्चे फ्रेश वाटर है जो पीने के लायक है वो कितना? ओनली 2.7%। Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica. देखो बच्चे, जो फ्रेश वाटर है वो हमारा 2.7% है। इसका 70% 2.7% का वो आइस की फॉर्म में है हमारे पास, या ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स, जैसे बच्चे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड भी आपका पूरा का पूरा वहाँ पर भी बर्फ ही बर्फ है, या माउंटेन रीजन्स।
ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनअसेसिबल। देखो भाई ऐसी ऐसी जगह पर है, इनको असेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे आपका अंटार्कटिका में, वहाँ भी असेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ बच्चे आपका ग्लेशियर ही ग्लेशियर, मतलब बर्फ़ ही बर्फ़ है। Only 1% of the fresh water is available and fit for human use. It is found as groundwater, as surface water in rivers and lakes, and as water vapors in the atmosphere. देखो बच्चे 2.7% का ओनली 1% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है और जो ह्यूमन यूज़ के लिए फिट है। और जो ये फ्रेश वाटर है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? एक तो ग्राउंड वाटर मतलब धरती के नीचे, या सरफेस वाटर का मतलब बच्चे जो नदियों में पानी बह रहा है या झीलों में है वो पानी, या वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो एटमॉस्फेयर में। एक 3 तरह से जो हमारा फ्रेश वाटर है डिवाइड हुआ मेनली। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, काफ़ी कुछ हमें पता चला, तो आपने ध्यान से पढ़ना है बच्चे। कोई भी डाउट होता है आप लोग पूछ सकते हो, मैंने पहले भी अपना नंबर बताया। काफ़ी स्टूडेंट्स जिनके डाउट होते हैं वो पूछ भी लेते हैं। ये मेरा नंबर है 7508628267। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना डाउट्स पूछ सकते हो। या आपको कोई और आपने पूछना है कि सर हम आगे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कैसे करना है, तो आप पूछ सकते हो बच्चे। जब आप देखो ये आपके लिए सभी के लिए हेल्पफुल तब रहेगा जब आप क्लास 10th में जाओगे बच्चे। क्लास 10th में मैंने पहले ही बताया NTSC का एग्ज़ाम होता है फॉर स्कॉलरशिप। उसके कारण आपको देखो 11-12 में 1200 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी। देन आपका ग्रेजुएशन जब आप 12th के बाद किसी कॉलेज में पढ़ोगे तब आपको 2000 पर मंथ मिलेगा। देखो काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्पफुल होती रहेगी, एक तरह की आपकी पॉकेट मनी मिलती रहेगी आपको। तो आप बहुत ध्यान से पढ़ो 8th 9th 10th, क्योंकि 10th में हमने ये एग्ज़ाम देकर क्रैक करना है। देखो आगे बच्चे, फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। देखो बच्चे जो फ्रेश वाटर है मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है अर्थ पे। वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अदर, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। देखो बच्चे वाटर है जो हम ना ही अर्थ में ऐड कर सकते हैं, ना ही हम बढ़ा सकते हैं और ना ही हम कम कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट ही रहता है, या तो वेपर्स की फॉर्म में होएगा या ग्राउंड वाटर की फॉर्म में होएगा। इसी तरह आपका जो वाटर है वो फिक्स्ड फॉर्म में रहेगा। देखो 3 ही फॉर्म्स में मेनली आता है, या तो सॉलिड हो जाएगा, आइस की फॉर्म बन जाएगी, या लिक्विड वाटर की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा, या एयर में वाटर वेपर्स की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा। ये गैस की फॉर्म में एक तरह से। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज इन कॉन्स्टेंट मोशन साइकिलिंग थ्रू द ओशियन। देखो हमें वाटर इसलिए बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि वो कांस्टेंट मोशन में लगातार, जैसे ओशियन में साइकिलिंग होती रह रही है आपका, या पढ़ चुके हो साइकिलिंग ऑलरेडी, साइंस में पढ़ते हैं हम। द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन। देखो ओशियन से वेपर बनकर एयर में जाते हैं, वहाँ से बारिश हो जाती है, धरती पे आ जाता है, फिर से वो धरती के अंदर चले जाते हैं, फिर से वो प्रोसेस करना शुरू हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। देखो और भी प्रोसेस है, जैसे इवेपोरेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया और रन ऑफ हो गया। दिस इज यू ऑलरेडी नोन एज रेफर्ड एज द वाटर साइकिल। बच्चे सारा का सारा किसके अंडर आ जाता है? वाटर साइकिल के अंडर आ जाता है। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने वाटर साइकिल नहीं पढ़ा हुआ तो बच्चे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो समझा दूंगा। एक बार आप मुझे बता देना कि सर हमने वाटर साइकिल पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ। समझ आ रहा है ना बच्चे? क्योंकि मुझे आइडिया नहीं, जितना मुझे ध्यान है जब हम लोग 10th 8th क्लास में होते थे शायद, तभी हम साइंस में पढ़ते थे आपका वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सारे के सारे। तो एक बार आप चेक कर लेना, अगर आपने पढ़ा हुआ तो ठीक है, वरना मैं आप लोगों को समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन 1975, देखो 1975 में 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वॉज 3850 क्यूबिक CU बच्चे क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। ये एक आपको रेफरेंस दिया हुआ है कि कितनी ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ी है। देखो बच्चे 1975 में जो वाटर की कंजम्पशन थी वो कितनी थी? 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। इट सोड का मतलब राइज, बढ़ जाना।
इट राइज टू मोर देन 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। देखो बच्चे 2000 ईयर 2000 में ये बढ़कर कितनी होगी 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गई एकदम, नियर और 25 सालों में डबल होनी शुरू होगी। तो अभी हम देखते हैं कि अब पानी की हमें दिक्कत आनी शुरू होगी, क्योंकि अब हम वाटर ज़्यादा वेस्ट करते हैं। पहले इतना ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं करा जाता था जितना अब वेस्ट करा जाता है। तो हम लोग एज अ एजुकेटेड सिटीजन हमने वाटर को कंजर्व करना है, वाटर को वेस्टेज हमने ज़्यादा नहीं करना है, उस तरफ भी हमने ध्यान देना है। तो बच्चे आगे देखते हैं। अब आगे देखो ये भी करवाऊंगा, ये भी समझाऊंगा कैसे। ह्यूमंस यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट आल्सो इन द प्रोडक्शन। देखो जो बच्चे ह्यूमन है बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं, मेनली पीने या धोने में नहीं, जैसे वाटर ओनली नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बच्चे आपका इंडस्ट्री में भी हो सकता है, एग्रीकल्चर वगैरह में भी हो सकता है। जैसे वाटर फॉर एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटीज हो गया बच्चे, जहाँ पर डैम्स वगैरह बने होते हैं। देखो वो बता रखा है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेज। ये कुछ मेन जगह पर है जहाँ पर वाटर हम यूज़ करते हैं। आगे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप। जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी बच्चे उसका इफेक्ट क्या होगा, लोगों की डिमांड्स बढ़ेंगी। किस किस के रिगार्डिंग, जैसे फूड की डिमांड बढ़ रही है, कैश क्रॉप की डिमांड बढ़ रही है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। देखो अर्बनाइजेशन, लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं, और राइजिंग लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज हो रहा है, आर द मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू द शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। बच्चे यही कुछ मेन कारण है किसके, फ्रेश वाटर की शॉर्टेज के कारण। देखो फ्रेश वाटर शॉर्टेज क्यों हो रहा है, आइदर ड्यू टू द ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज और वाटर पोल्यूशन। देखो जहाँ से बच्चे पानी आता है, हम वाटर कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो उसके कारण जहाँ से पानी आता है या तो वो सूख चुके हैं, वहाँ पर पानी ख़त्म हो चुका है। अदरवाइज जो यहाँ पर दूसरा मेन रीज़न क्या है, वाटर पोल्यूट। इंडस्ट्री से इतना वेस्ट निकलता है, वो सारा का सारा वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और हमारा वाटर पोल्यूशन हो जाता है, कि जो वाटर होता है वो हम फर्दर यूज़ नहीं कर पाते कहीं पर। समझ आ रहा है ना, ये कुछ मेन रीजंस आ जाते हैं हमारे, जो हमारा वाटर पोल्यूशन के। अब देखो बच्चे एक एक्टिविटी है, मैंने ये आपको इसमें दिखाया गया है। एन एवरेज अर्बन इंडियन यूजेज अबाउट 135 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। बच्चे एक जो इंडियन है, अर्बन इंडियन मतलब जो शहरी जगह पर रहता है, वो नियर अबाउट 135 लीटर्स वाटर यूज़ कर लेता है। तो ये चीज़ आपने एक बार ध्यान रखनी है कि हम लोग कितना का यूज़ करते हैं। बच्चे लीटर तो आपको पता है कि घरों में पानी की बोतल होती है, जैसे डेली पीने में एटलीस्ट हमें 3 लीटर पानी पीना चाहिए। ये तो वैसे डॉक्टर भी बोलते हैं कि हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। देखो वो बोलते हैं कि एवरेज कुकिंग में कितना लीटर यूज़ करता है पर पर्सन, 4 लीटर। बाथिंग में, नहाने में 20 लीटर। वॉशरूम वगैरह जाने में, फ्लशिंग में बच्चे 40 लीटर। कपड़े धोने में 40 लीटर। बट अगर आप देखोगे तो आप नहाने में, फ्लशिंग में, कुकिंग में तो चलो फिर भी ठीक है, जैसे वॉशिंग क्लोथ्स में 40 लीटर से बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते होगे, क्योंकि हम कौन लोग देखते तो है नहीं बच्चे हम लोग, हाँ, कि इतना हम यूज़ करना है या एक बकेट भर कर कपड़े धोने। हम तो कॉन्टिन्यूसली क्या हो, टैप चलती जा रही है, बाहर से मोटर चला दी, टैप चलती जा रही है, 2-2 घंटे हम यही पानी इधर उधर गिराते रहते। जैसे वॉशिंग यूटेंसिल्स में 20 लीटर, गार्डनिंग में 23 लीटर, तो नियर अबाउट यहाँ से वो 135 लीटर वो बताया गया। तो उन्होंने बोला कैन यू सुजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस यूज़। वो कहना चाहते हैं कि जितना हम 135 लीटर यूज़ कर रहे हैं ये, इसको हम कम कैसे करें, कि हमने 135 लीटर से भी कम यूज़ करना है, ताकि हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए पानी को सेव कर पाए। तो बच्चे एटलीस्ट आप लोग मुझे एक बार ये देखकर बताना कि हम लोग आइडियल, आप एक तरह से ऑब्जर्वेशन के, कि हम कितना पानी वेस्ट करते हैं। यूज़ तो चलो अलग की बात है, हम कितना पानी वेस्ट करते हैं।
सुबह हम लोग ब्रश कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली टैप चलती जा रही है। मेरा भी जब मैं भी ब्रश करता हूँ तो कॉन्टिन्यूसली कई बार टैप चलती जा रही है, कई बार ध्यान दे देते हैं बंद कर देते हैं, कई बार टैप कॉन्टिन्यूसली चलती जा रही होती है। तो ये चीज़ों की तरफ हमने थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो तभी पढ़ने का फ़ायदा है, अगर हम उससे कुछ सीखेंगे नहीं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एटलीस्ट हम लोगों ने कुछ सीखना है। अगर बच्चे आपको ये चैप्टर अच्छे लगते हैं तो आप मुझे बताते रहना कि सर हम इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखो प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, अब कुछ प्रॉब्लम्स है वाटर अवेलेबिलिटी की, वो हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड के विद रिस्पेक्ट टू। देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। देखो बच्चे स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? शॉर्टेज, पानी की शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा रीजन्स में वर्ल्ड के। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, जैसे अफ्रीका हो गया आपका, वेस्ट एशिया हो गया, साउथ एशियन पार्ट्स, उसके बाद साउथ एशिया पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएस, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउदर्न अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया। देखो ये पूरे के पूरे रीजन्स आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। यहाँ पर फ्रेश वाटर सप्लाई की शॉर्टेज है। बच्चे देखो जो जो रीजन्स आपने सुने अभी तक वो सभी के सभी रीजन्स हमारे इस स्लाइड में आगे कि यहाँ पर फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन्स मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। देखो बच्चे जो कंट्रीज क्लाइमेटिक जोन्स में, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मैं आपको ये सारे जोन्स बताऊंगा आगे चलकर इस लेक्चर में नहीं, जब आप क्लाइमेट चैप्टर डिस्कस करोगे, क्लास 9th में आता है क्लाइमेट चैप्टर, तब भी मैं सारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं नेक्स्ट क्लास में 1-2 मिनट आपका क्लाइमेट जोन्स के ऊपर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा 5 मिनट में। और एक मुझे आप वो भी बता देना कि अगर आपने वाटर साइकिल नहीं पढ़ा तो 5-10 मिनट बच्चे मैं उस पर भी लगा दूंगा, आपको दोनों ये टॉपिक समझा दूंगा। समझ आ रहा है ना बच्चे? आप आगे देखो कंट्रीज लोकेटेड, जो बच्चे कंट्रीज क्लाइमेटिक जोन्स में है, मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। देखो काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है किसकी? पानी की। दस वाटर शॉर्टेज में बी ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो बच्चे वो बताते हैं कि जो हमारा ये वाटर शॉर्टेज है इसका रीज़न क्या हो सकता है? एक तो जो वेरिएशन होती है सीजन्स के, उसके कारण हो सकता है, और एनुअल प्रेसिपिटेशन, जो हमारी प्रेसिपिटेशन है उसके कारण भी हो सकता है। और द स्कैरसिटी, जो शॉर्टेज है, इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्स। ये सबसे बड़ा कारण है बच्चे। एक तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब जहाँ पर पानी है उसका हम बिना देखे ध्यान से अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं, कोई उसका ध्यान से यूज़ नहीं कर रहे, या हम जो वाटर है जहाँ पर इजीली अवेलेबल है वहाँ पर बच्चे हम उस वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं। कंटेमिनेट का मतलब क्या? उस वाटर को हम पोल्यूट कर रहे हैं। पोल्यूशन के मैंने कारण आपको पहले ही बता दिए थे कि जैसे इंडस्ट्रियल का वेस्टेज आता है मेनली, सबसे बड़ा रीज़न वही पोल्यूट का। दूसरा हम गार्बेज का, हम देखते नहीं है, जहाँ पर देखा चलो जी वो चीज़ फेंक दी, वहाँ पर वो चीज़ धीरे धीरे चलकर कहीं ना कहीं, जैसे कोई आसपास रिवर्स है वहाँ पे चली जाती है, वहाँ पे वो वाटर को पोल्यूट करेगी, जो वहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स रह रहे हैं वो उनके लिए भी दिक्कत खड़ी कर देती है। तो एटलीस्ट हमें ये चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि अर्थ हमारी खुद की है, ये किसी की नहीं है। चलो बच्चे आगे देखते हैं। वाटर मार्केट, देखो अभी तक आपने बहुत चीज़ों के बारे में सुना है बट वाटर मार्केट कभी भी नहीं सुना होगा। ये वाटर मार्केट इंडिया में है बच्चे, तभी मैंने एक अलग स्लाइड समझाई है इसका वाटर मार्केट का। देखो जैसे कि हमने सुना देयर आर फ्रूट मार्केट्स एंड कॉमोडिटी मार्केट्स, बट एवर हर्ड ऑफ अ वाटर मार्केट? जैसे कि बच्चे अपने फ्रूट की मार्केट के बारे में सुना है, कॉमोडिटी जहाँ पर चीज़ें वस्तुएं वगैरह मिलती है उसकी मार्केट के बारे में सुना है, बट हमने वाटर मार्केट के बारे में कभी भी नहीं सुना। ये कहाँ पर आपके बच्चे? गुजरात में, गुजरात स्टेट में है। गुजरात आपका काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र का कुछ रीजन जहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्रॉट पड़ता है, सूखा पड़ता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए रहने के लिए तो वहाँ पर क्या लगती है? वाटर मार्केट। इट्स अ कंसेप्ट, इट्स अ यूनिक कंसेप्ट टू अमरेली। अमरेली बच्चे गांव का नाम है, कहाँ पर? गुजरात में।
एंड इट्स नॉट समथिंग दैट द टाउन कैन बी प्राउड ऑफ। देखो बच्चे, एक यूनिक कंसेप्ट है और ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके कारण हम प्राउड फील करें। प्राउड फील तो तब करेंगे अगर कोई चीज़ अच्छी चल रही है, ये तो हमारे लिए कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं। फॉर द वाटर मार्केट्स आर द साइंस ऑफ डेस्परेट टाइम्स। अमरेली सिटी इन सौराष्ट्र रीजन आ जाता है, गेट्स वाटर ओनली वंस इन 10 days। देखो बच्चे, जो ये यहाँ पर सिटी है, यहाँ पर उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है और यहाँ पर जो पानी है 10 दिनों में एक बार उनको मिलता है, एंड दैट टू फॉर एन आवर, और वो भी 1 घंटे के लिए। विच वॉज क्रिएटेड अ होल न्यू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ऑफ सेलिंग वाटर। देखो बच्चे, 10 दिनों में 1 दिन पानी मिलता है और 1 दिन पानी बेचने आते हैं लोग। तो जो लोग पानी बेचने आते हैं उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बिजनेस हो गया। देखो, पानी बेचने पानी कहाँ से लेकर आते हैं? वो आसपास के रीजन से पानी लेकर आते हैं टैंकर्स में भरकर, और यहाँ पर वो पानी को सेल करते हैं। तभी देखो, अगर इस तरह की दिक्कतें आती है तब इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि हमने वाटर को कंजर्व करना चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। देखो, यहाँ पर वाटर भी नहीं है और 10 दिन तक पानी भी नहीं आता, और जिस दिन आता है उस दिन भी 1 घंटे में हमको पानी लेकर परचेज करके अपने घर लेकर जाना पड़ता है। द सिटी विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.5 लाख। देखो, जो ये आपका अमरेली गांव है बच्चे, जो सिटी है इसकी पॉपुलेशन कितनी है? नियर अबाउट 1,25,000 के आसपास है। इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द वाटर मार्ट्स। बच्चे, वाटर मार्ट्स मतलब जैसे कि हमारे जहाँ से आपको पानी मिल जाए उन पर डिपेंडेंट कॉन्टिन्यूसली। और जो कहाँ पर लोकेटेड है? लोकेटेड इन रूपम टाकीज एंड कडाली एरियाज। ये आसपास के कुछ एरियाज का नाम है जहाँ पर से आपको वाटर मिल जाता है। एटलीस्ट 20 व्हीकल्स ऑपरेट इन अमरेली सिटी अलोन टू कार्ट वाटर। नियर अबाउट बच्चे 20 व्हीकल है जो अकेले अमरेली सिटी में पानी का इधर से उधर करते हैं। हुज ऑपरेटर चार्जेस ₹30 to ₹250 पर टैंकर। देखो बच्चे, वो डिपेंड करता है टैंकर की कैपेसिटी पर। 30 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का एक टैंकर होता है जो पानी लेकर आता है। समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पर जैसे उसके बाद आप ये देखना कि आप गूगल पे या यूट्यूब पे भर कर देखना बच्चे, वाटर मार्केट इन अमरेली। एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, न्यूज़ चैनल्स की वीडियोस होंगी कुछ, और कुछ लोगों के द्वारा अपडेट करी हुई वीडियोस है। तो एटलीस्ट हमें नॉलेज मिलती रहेगी कि ये कुछ भी चल रहा है और ये इन फ्यूचर में और ज़्यादा चांसेस है इस चीज़ के आने के। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, अभी तक हमने देख लिया कि हम वाटर कितना ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। हाउ टू कंजर्व वाटर, को कैसे कंजर्व करेंगे? देखो, असेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। देखो बच्चे, प्रेजेंटली वर्ल्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है? क्लीन और एडिक्वेट वाटर को मिलना। जैसे कि अभी आजकल आप देखोगे मिल्क आपको अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता क्योंकि उसकी डिमांड ही इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी तो जो हमारी ओल्ड जनरेशन है, जो हमारे ग्रैंडफादर है या फादर है, वो ज़्यादा हेल्दी है हम लोगों से बच्चे। मदर, ग्रैंड मदर्स, वो सारे हमसे ज़्यादा हेल्दी क्योंकि उन्होंने प्योर अच्छी चीज़ें खाई है। आजकल तो पानी भी इतना प्ल्यूटेड हो चुका है। हर एक घरों में आपके वो फिल्टर्स लगे हुए हैं। फिल्टर्स जो काम की चीज़ है वो भी बाहर निकाल देते हैं, इसलिए हमें और ज़्यादा नुकसान हो जाता है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग प्रोसेस। तो हमें कुछ स्टेप्स, कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि हम वाटर की कंजर्वेशन कर पाए। इवन दो वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। देखो बच्चे, हमें ये तो पता है कि जो हमारा वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट जब बच्चे हम किसी भी चीज़ को ओवर यूज़ करेंगे, जितना यूज़ करना है उससे एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे और हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं इतना ज़्यादा, तो वो हमारे लिए अनफिट हो जाता है यूज़ के लिए। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स होने के बावजूद भी ये सोर्स ख़त्म हो सकता है इन फ्यूचर आगे। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज आर द मेजर कॉन्टेमिनेंट्स।
तो बच्चे सबसे बड़ी चीज़ें क्या हैं जो वाटर को कंटेमिनेट कर रही है? एक तो जो अनट्रीटेड या पार्शली ट्रीटेड सीवेज वाटर है उसको हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर रहे, वो ऐसी ड्रेन्स में बहता जा रहा है। और एग्रीकल्चर में इतने ज़्यादा हम केमिकल्स, जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर इतने ज़्यादा केमिकल्स की स्प्रे कर देते हैं, फिर वहाँ पर पानी लगाया जाता है, मतलब पानी छोड़ा जाता है क्रॉप्स के लिए, वो सारा का सारा केमिकल्स उसमें बहकर धरती के नीचे चले जाते हैं। और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स देखो बच्चे, इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है उसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्टेज में भी, और सारा का सारा वेस्टेज किस में ड्रेन कर दिया जाता है? आपका रिवर में ड्रेन कर दिया जाता है। तो इसके कारण भी हमारा वाटर कॉन्टेमिनेट होता है। तो ये कुछ मेन रीजंस है जिनके कारण हमारा वाटर क्या हो रहा है? कॉन्टेमिनेट हो रहा है। दे प्ल्यूट वाटर। देखो बच्चे किस किन चीज़ों के कारण वाटर प्ल्यूट हो रहा है? देखो नाइट्रेट्स, ये आपके सारे केमिकल्स आ गए, मेटल्स, पेस्टिसाइड्स जो हम दवाइयों का छिड़काव वगैरह करते हैं वो आ गए। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर। देखो बच्चे ये जो केमिकल्स वगैरह होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब ये जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होते। जैसे कि फसलों वगैरह पर केमिकल छिड़काए जाते हैं तो वो जो फसल उनसे आउटपुट आते हैं वो भी केमिकल वाले आपके आउटपुट होते हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपके ह्यूमन बीइंग्स जो कंज्यूम करते हैं उनके अंदर भी वो केमिकल्स चले जाते हैं। तभी आजकल डिसीजेस पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज। तो वो कहना क्या चाहता है कि अगर हमने वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो हमारे ये वाटर जो पोल्यूट हो रहा है इसको हमको प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ेगा बहुत अलग अलग वे से, जब तक ये वाटर बॉडीज़ में मिलने से पहले, ताकि हम वाटर को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएँ कंटेमिनेट होने से। क्योंकि जो हमारा वाटर जो पोल्यूट हो चुका है अगर हम उसको प्रॉपरली ट्रीटमेंट देंगे, केमिकल्स वगैरह उससे सेपरेट कर दिए जाएंगे, तो हमारा वाटर कम पोल्यूट होगा वाटर बॉडीज़ का। क्योंकि अल्टीमेटली जो बच्चे आपका ये ड्रेन्स वगैरह में जाता है, रिवर्स वगैरह में जाता है, आगे जाकर बड़े रिवर्स में मिलते हैं, तो बड़े रिवर्स आपके बच्चे ओशियन सीज में जाकर मिलते हैं, तो ओवरऑल सारा का सारा वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो ये नहीं कि अगर थोड़ा सा एरिया में वाटर पोल्यूट है आगे वाला वाटर पोल्यूट नहीं होगा, वो कॉन्टीन्यूसली एक तरह का चैनल बना होता है कि ये वाला वाटर आगे यहाँ पर जाएगा, तो कॉन्टीन्यूसली सारा का सारा आपका वाटर पोल्यूट हो जाता है। अब देखो आगे ये कुछ और वेज है बच्चे कि हम अपने वेज को चेंज कर सकते हैं कि हम अपने वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाए। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। देखो बच्चे कह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट है या अदर वेजिटेशन, मतलब अगर हम दरख्त वगैरह पेड़ पौधे लगाते हैं बच्चे, एक तो सरफेस रन ऑफ, जैसे कोई पानी बह रहा है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जो पानी बह रहा है जैसे कि उसकी स्पीड स्लो होगी तो वो पानी थोड़ा बहुत वहीं पर जमा होना शुरू हो जाता है, तो इसके कारण हम अंडरग्राउंड वाटर को फिर से रिप्लेनिश कर सकते हैं। अदरवाइज तो वो वाटर अगर कोई भी खाली लैंड है, ओपन लैंड है आपका, वहाँ पर कोई भी प्लांट्स वगैरह नहीं है, तो वो बच्चे ऊपर की लेयर को भी साथ में खींच कर ले जाता है वो वाटर प्रेशर से। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। देखो वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर को कलेक्ट करा जाए तो भी वो एक तरह का रन ऑफ से हमें बचा सकता है। वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स। जो वाटर हम हार्वेस्ट करके रख रहे हैं उसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? इरिगेशन के लिए। द कैनाल्स शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज। देखो वो कहना क्या चाहते हैं कि बच्चे जो कैनाल्स है वो प्रॉपरली साफ़ हों, उनको प्रॉपरली लिंकअप करा जाए कि जो आसपास का पानी है वो कैनाल में आ जाए, जो कैनाल का पानी है वो हम आगे इन फ्यूचर यूज़ कर पाएँ, ताकि हमारी जो वाटर सीपेज है वो बच पाए। स्प्रिंकलर्स, बच्चे ये सारे के सारे क्या स्प्रिंकलर्स हैं कि इससे पानी भी कम यूज़ होता है और सभी जगह पानी पहुंच भी जाता है, कि हम स्प्रिंकलर्स का यूज़ करें। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन। देखो बच्चे इसके कारण हमारा वाटर लॉस बच जाता है थ्रू सीपेज या इवेपोरेशन के कारण जो होता है।
तो हमें स्प्रिंकलर्स वगैरह ये सारे आपके इरिगेशन की टेक्निक्स आ जाती है। जितना मुझे आइडिया आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी इरिगेशन की टेक्निक्स, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स होती हैं बच्चे आपकी इरिगेशन की। इन ड्राई रीजन्स देखो बच्चे, जहाँ पर सूखा पड़ता है वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, मतलब ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी हेल्पफुल। तो जहाँ पर बच्चे सूखा वगैरह पड़ता है वहाँ पर कौन सी इरिगेशन अच्छी होती है, आपकी ड्रिप इरिगेशन या आपकी ट्रिकल इरिगेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ कंजर्वेशन। तो बच्चे अगर हम ये वाली टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते हैं तो हम अपने वैल्यूएबल रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। बेसिकली हम अपने वाटर को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं ख़त्म होने से। रिन्यूएबल सोर्स होने के कारण भी ये हमारा जो वाटर है ये इन फ्यूचर ख़त्म हो सकता है अगर हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बच्चे, ये मैंने सिंपल से एक पिक्चर के साथ समझाया, ये भी आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। देखिए घरों की छतों में इस तरह से हो रहा है, तो ये पानी यहाँ पर टैंकर में भर जाता है, यहाँ पर तो पानी टैंकर में भरता जा रहा है, वहाँ से ये पानी यहाँ पर वो सेव कर लेते हैं, तो ये आगे इन फ्यूचर यूज़ हो जाता है, या ये पानी यहाँ से आगे सेव कर लेंगे और जब ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से यूज़ हो जाएगा। इस तरह को बच्चे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। और भी बहुत ज़्यादा वेज है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, मतलब जो बारिश का पानी हम उसको सेव करके आगे यूज़ कर लेते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टूप्स, ये आपकी रूफ है, छत है, उसकी टॉप होगी, एंड डायरेक्टिंग इट टू एन एप्रोप्रिएट लोकेशन एंड स्टोरिंग इट फॉर फ्यूचर यूज। वही बच्चे वो कहना चाहते हैं कि उसको एक एप्रोप्रिएट लोकेशन की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाता है उस रेन वाटर को, और फ्यूचर के यूज़ के लिए हम उसको सेव कर पाते हैं, स्टोर कर पाते हैं कि हम उसको फ्यूचर में यूज़ कर पाए। ऑन एन एवरेज बच्चे, ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन फॉर 2 आवर्स, अगर 2 घंटे बारिश होती है एक बार में, तो उसके कारण हम कितने लीटर्स वाटर सेव कर सकते हैं, नियर अबाउट 8000 लीटर्स ऑफ वाटर उसके कारण हम सेव कर लेते हैं अगर ऑन एन एवरेज बारिश होती है 2 घंटे। समझ आ रहा है ना, ये हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है। आगे देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अभी तक बच्चे हमने वाटर के बारे में डिस्कस करा है कि वाटर क्या चीज़ है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या, वाटर कैसे पोल्यूट हो रहा है, कैसे हम उसके पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्टेमिनेटेड को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बच्चे इस चैप्टर का, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लग रहा कि आज के लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, जो आपका पेंडिंग रहेगा पर नेक्स्ट लेक्चर में पहले आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट करूँगा, उसी के बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका 9th और 10th के बच्चों को भी ये चैप्टर मैंने अभी स्टडी करवाना, उनको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में स्टडी करवाना एज़ पर उनकी नीड के। तो पहले ही आपके वाले लेक्चर्स उनको भी मिलेंगे, क्योंकि ये बेसिक है बिल्कुल। तो आप लोग जितने आप लोग हो तो बच्चे आप लोग अच्छे से पढ़ो, ताकि आपको आगे वाली क्लासेस में कभी भी दिक्कत ना आए। अभी आपकी वीडियो क्लासेस चल रही है, जब आपकी मैनुअल क्लासेस होंगी तब मैं आपको और अच्छे से ये चीज़ें बता पाऊँगा, क्योंकि तब हम आमने सामने होते हैं, तब और अच्छे से बताया जाता है। तो बच्चे सम स्कूल चिल्ड्रन, जैसे इसको थोड़ा सा स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं। जैसे कि कुछ स्कूल के बच्चे किसी एग्जीबिशन में विजिट करने जा रहे हैं। जो एग्जीबिशन है बच्चे किस पर है, देखो मैं एक बार ये लाइन पढ़ देता हूँ पहले। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। जो हाथों के द्वारा बनाई गई चीज़ें होती है बच्चे, उनको हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं। उनकी एक एग्जीबिशन है, वहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे विजिट करते हैं। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जो बच्चे आर्टिकल्स वगैरह जो चीज़ें थी एग्जीबिशन में, वो अलग अलग पार्ट से कलेक्ट करी गई थी कंट्री के। तो जैसे मोना नाम की लड़की है, उसने एक बैग पिक करा एंड क्लेम्ड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल हैंड बैग, और बोलती है कि आश्चर्य से बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यस इट इज़ मेड फ्रॉम जूट। तो उसकी टीचर बोलते हैं कि हाँ जी ये जो बैग है वो किससे बना हुआ है, जूट से बना हुआ है। तो बच्चे जूट से बना हुआ है। जैसे कि आप मार्केट में देखते हो, पहले तो पॉलीथीन वगैरह पेपर बैग यूज़ करते थे, फिर पॉलीथीन से यूज़ करते थे, अब जूट वगैरह के बैग यूज़ करता है, क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते।
डू यू सी दीज बास्केट्स लैम्प शेड्स एंड चेयर्स। तो वो बोलती है, टीचर आपको बोलती है कि आपने वो बास्केट देखी है, लैम्प शेड्स देखे, चेयर्स देखे, दोज आर मेड ऑफ केन्स एंड बैम्बूस। तो वो किससे बनी हुई है, या तो केन से बनी हुई है या बैम्बूस से बनी हुई है। जैसे कि हमारा ईस्टर्न पार्ट, इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रो इन प्लेंटी। बच्चे जो आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन आ जाता है, जैसे कि आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, ये वाला रीजन आपका नॉर्थ ईस्ट का आ सकता है। यहाँ पर आपका ह्यूमिड रीजन है एक तरह का, और यहाँ पर जो आपका बच्चे बैम्बू है, बैम्बू बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर ग्रो होता है। तो वहाँ से बैम्बू से बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके बाद जैसे पहले मोना ने जूट का बैग देखा था, अब जैसी भी एक स्टूडेंट का नाम है, उसने क्या देखा, जैसी वॉज एक्साइटेड टू सी अ सिल्क स्कार्फ। जैसी ने बच्चे एक सिल्क का स्कार्फ देखा। सी दिस ब्यूटीफुल स्कार्फ। वो बोलते हैं बाकी स्टूडेंट्स को भी जो अपने साथ होते हैं उसके, कि ये देखो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्कार्फ है। अब टीचर बताती है कि बच्चे सिल्क कहाँ से आता है। बच्चे सिल्क आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूरा का पूरा एक लेक्चर आपका अगर हम डिस्कस करेंगे तो सिल्क के ऊपर बन जाता है, जो आप क्लास 10th में हम डिस्कस करेंगे सिल्क के ऊपर, कि सिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सबसे पहली बार कहाँ प्रोड्यूस हुआ, एक सिल्क रूट नाम का वर्ड है, उसका क्या मतलब होता है। ये सारा का सारा जब आप आगे वाली क्लासेस में जाओगे तब आप लोग समझते जाओगे। द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स दैट आर ब्रेड ऑन मलबरी लीव्स। बच्चे ये लाइन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में भी आ जाता है कि जो हमें सिल्क मिलता है वो तो सिल्क वॉर्म से मिलता है, कीड़ा होता है बच्चे एक तरह से, कीटाणु टाइप। और ये कहाँ पर मिलता है, मलबरी नाम का ट्री होता है बच्चे, उस पर मलबरी लीव्स होती है, वहाँ से हमें सिल्क प्रोड्यूस होता है। द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट plants provide us with many different products that we use in our daily life। तो बच्चे इन चीज़ों को देखकर बच्चों को पता चलता है कि हमें प्लांट्स बहुत ज़्यादा चीज़ें दे रहे हैं, प्लांट से बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। देखो बच्चे, जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाना चाहे कि ये हमारा मलबरी ट्री है, ये हमारा सिल्क वॉर्म है, ये मलबरी सिल्क, इस ट्री से मलबरी सिल्क मिलती है, ये मोथ, ये आपका इंसेक्ट हो गया। समझ आ रहा ना, ये एक तरह का पूरा प्रोसेस है बच्चे। मैं आपके साथ कभी डिस्कस करूंगा, आपका पहले सिलेबस कंप्लीट कर रहे सिल्क की प्रोडक्शन पर। देखो सिल्क रूट, सबसे पहले चाइना में आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी सिल्क की। बस आपने ये याद रखना, मलबरी सिल्क, मलबरी सिल्क काफ़ी अच्छी वैरायटी का सिल्क होता है। कौन सी लीफ से मिलता है, मलबरी लीफ से। तो आगे अब देखते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल बायोस्फीयर। देखो बच्चे, नेचुरल वेजिटेशन आपकी या वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली वहाँ करेगा, नैरो जोन में करेगा, जहाँ पर जैसे कि बिटवीन द लिथोस्फीयर लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर एयर, इन तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, बायोस्फीयर। कई बार आपको एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि बायोस्फीयर की एग्जाम्पल क्या है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ लिथोस्फीयर, लिथो से बच्चे लैंड, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो से वाटर एंड एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से एयर। इन तीनों को मिलाकर एक तरह का बायोस्फीयर बोला जाता है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। बच्चे बायोस्फीयर में हमारे लिविंग बीइंग्स एक दूसरे पर इंटर रिलेटेड भी है और इंटरडिपेंडेंट है ऑन ईच अदर फॉर द सर्वाइवल। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। बच्चे जो आपकी वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है वो वैल्यूएबल रिसोर्सेज है ह्यूमन बींग्स के लिए। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर। जो प्लांट्स है बच्चे वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर, लकड़ी प्रोवाइड करते हैं। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, बहुत ज़्यादा एनिमल्स भी आपके वहीं पर रहते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ। देखो प्लांट से हमें ऑक्सीजन भी मिलती है जो हम यूज़ करते हैं सांस लेने के टाइम। प्रोटेक्ट्स सॉइल,
सो असेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। देखो बच्चे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं सॉइल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, अदरवाइज हमारी सॉइल क्या हो जाती है, लेयर डिप्लीट हो जाती है जब ज़्यादा बारिश होती है। अगर प्लांट्स वगैरह लगे होते हैं वो उसको कॉन्टिन्यूसली टाइटली टाइप करी रखती है। जैसे कि प्लांट्स प्रोटेक्ट्स सॉइल सो असेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट्स। ये एक तरह से शेल्टर बेल्ट्स का काम करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, ये हेल्प करती है अंडरग्राउंड वाटर को स्टोर करने में। गिव अस, हमें क्या क्या मिलता है इनसे, फ्रूट्स मिलते हैं, नट्स मिलते हैं, लेटेक्स मिलते हैं, टर्पनटाइन ऑयल मिलता है, गम मिलता है, मेडिसिन प्लांट्स मिलते हैं, एंड आल्सो द पेपर दैट इज सो असेंशियल फॉर योर स्टडीज। देखो बच्चे ये सारी चीज़ें तो मिलती ही मिलती है। जो पेपर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर आप जैसे पढ़ने के टाइम जो आपकी बुक्स है, ये भी हमें कहाँ से मिलता है, ट्रीज के लिए भी मिलता है, इसलिए हमें पेपर को भी कम वेस्ट करना चाहिए। आगे, देयर आर इनन्यूमरेबल यूजेज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। देखो बच्चे प्लांट्स के बहुत ज़्यादा यूजेज है और वो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और भी ऐड कर लेते हो, जो आपको पता है वो भी आप और भी ऐड कर सकते हो। स्कैवेंजर्स स्कैवेंजर्स बच्चे क्या होता है, सबसे पहले तो स्कैवेंजर्स का मतलब समझते हैं। देखो ये मैंने आपको फोटो से डाली है बच्चे, ये देखो एक एनिमल मरा हुआ है, डाइड एनिमल है, इसकी स्किन को खा रहा है एक एनिमल, ये वल्चर है बच्चे। वल्चर खा रहा है एक डेड एनिमल की स्किन को, डेड एनिमल को खा रहा है। तो बच्चे स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, देखो स्कैवेंजर्स आर एनिमल्स दैट कंज्यूम डेड ऑर्गेनिजम्स दैट हैव डाइड फ्रॉम कॉजेज अदर देन प्रीडेशन। देखो बच्चे स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करते हैं, और जो मरे भी, जो डेड हो जाते हैं, डाइड फ्रॉम कॉजेज अदर देन प्रीडेशन, मतलब उनको शिकार के लिए नहीं मारा जाता, जो वैसे मर जाते हैं उन पर वो अटैक करके उनको खाते हैं। वाइल स्कैवेंजिंग जनरली रेफर्स टू कार्निवोर्स फीडिंग ऑन कैरियन। देखो बच्चे जो स्कैवेंजर्स होते हैं बेसिकली इनको कार्निवोर्स बोला जाता है, और ये किन को खाते हैं, कैरियन। कैरियन मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है, मैं समझाता हूँ उसके बाद। इट इज आल्सो हर्बिवोरियस फीडिंग बिहेवियर। Scavengers play an important role in the ecosystem by consuming dead animals and plant material. देखो बच्चे स्कैवेंजर्स का अपना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, अदरवाइज देखो अगर कोई एनिमल मर जाता तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये उनको कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये इन्वायरमेंटल का मेन रोल है इनका, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग में। डीकम्पोजर्स एंड डेट्रीवोर्स कंप्लीट दिस प्रोसेस बाय कंज्यूमिंग द रिमेन्स लेफ्ट बाय स्कैवेंजर्स। अगर जो थोड़ा बहुत पोर्शन बचा रह जाता है स्कैवेंजर्स के कंज्यूम करने के बाद, वो डीकम्पोज हो जाता है, या तो वो गल जाता है, या उसको जो आपके डेट्रीवोरस जो छोटे छोटे कीटाणु से होते हैं बच्चे वो कंज्यूम कर लेते हैं, वो सारा का सारा उसको कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो उस जगह को क्लीन कर देते हैं। तो आपको ओवरऑल देखा जाए तो इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे फॉरेस्ट वगैरह में बच्चे कुछ एनिमल्स मर जाते हैं तो वो वहीं पड़े रहते हैं, तो ये दूसरे एनिमल जो स्कैवेंजर्स वगैरह होते हैं ये उनको कंज्यूम कर लेते हैं, और बाकी कुछ पार्ट उनका बॉडी का गल कर ख़त्म हो जाता है, और कुछ पार्ट जो आपके छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। अब जहाँ पर देखा था कि जो कार्निवोरियस है एक तरह के स्कैवेंजर्स, वो कैरियन पर बेसिकली फीड करते हैं। कैरियन क्या है, कैरियन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स फॉर लार्ज कार्निवोरियस एंड ओमनिवोरियस इन मोस्ट इकोसिस्टम। देखो बच्चे कैरियन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फूड सोर्स है फॉर द लार्ज कार्निवोरियस एंड ओमनिवोरियस इन द इकोसिस्टम। एग्जाम्पल्स ऑफ कैरियन ईटर्स, बच्चे कैरियन ईटर्स की एग्जाम्पल क्या, सबसे पहले है वल्चर्स, कॉन्डर्स, हॉक्स, ईगल्स, हाइन्स, वर्जिना, ओपुसम, टस्मानियन डेविल्स, कोस्टैंड, कोमोडो ड्रैगन्स। ये कुछ आपके स्क्वेंजर्स के नाम है अलग अलग, 3-4 नाम याद कर लेना, जैसे आप वल्चर्स, ईगल्स, हाइन्स, हॉक्स, या आप लोगों ने वर्जिना, ये नॉर्मल वर्ड्स है जो आप लोगों ने सुने भी होते हैं, जैसे वल्चर, ईगल वगैरह तो बच्चे आप लोगों ने सुने भी होंगे।
आगे देखते हैं। ये देखो सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चे आपके लिए, तभी मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रहे। अगर आपका कुछ पोर्शन रह भी जाएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, बट आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए। देखो ये वैसे तो आपके बुक में मिल जाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ पॉइंट्स मैंने थोड़े से ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिए, शायद मुझे लगता है स्क्वेंजर्स वाला आपकी बुक में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, तो वो चीज़ें आप नोट कर लेना कॉपी पे। वल्चर्स आर स्क्वेंजर्स। देखो बच्चे जो वल्चर्स है वो भी स्क्वेंजर्स है, मीनिंग दे ईट डेड एनिमल्स। तो ये वल्चर है जैसे कि ये बेसिकली डेड एनिमल्स को ईट करते हैं। तो बच्चे जो मुझे ये लगता है ये वल्चर नहीं, आपका ये शायद ईगल भी हो सकता है, ध्यान में नहीं है मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं है, आप एक बार चेक कर लेना कि ये ईगल होता है इस तरह का वल्चर, और मुझे बता भी देना। दे रेयरली अटैक हेल्दी एनिमल्स। जो बच्चे वेल्चर्स हैं बेसिकली ये हेल्दी एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा रेयरली अटैक करते हैं, बट में किल द वॉन्डेड और सिक। अगर कोई बीमार होता है या जो कोई जख्मी होता है ये उस पर बहुत जल्दी अटैक कर देते हैं और उसको मार देते हैं। वेन अ carcass हैज़ टू थिक अ हाइड फॉर इट्स ब्रेक टू ओपन इट फॉर अ लार्जर स्क्वेंजर टू ईट फास्ट। कारकस क्या होता है बच्चे, जैसे कि हड्डियों का एक तरह से, जैसे हड्डियाँ इकट्ठी हुई हुई हैं, जंजाल सा बोल देते हैं जैसे। तो अगर जो एनिमल जिसको उन्होंने मारा अगर वो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो उसको ये नहीं खाते, मतलब उनकी जो चूंच है अगर वो उससे नहीं टूटती तो वो उसको छोड़ देते हैं, वो वेट करते हैं कि कोई बड़ा एनिमल पहले उसको खा लेगा उसके बाद ये खा लेंगे उसको। तो वो डिपेंड करता है कि इनके बॉडी पर कि वो उनको खा सकते हैं नहीं खा सकते, मतलब चूंच से वो उसको तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते। वल्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बच्चे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें वल्चर वो डाइंग ऑफ किडनी फेलियर। तो देखो बच्चे जो वल्चर्स है बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं, किडनी फेलियर के कारण मर रहे हैं। किडनी फेलियर क्यों हो रही है अब उनकी। शॉर्टली आफ्टर स्क्वेंजिंग लाइफ स्टॉक ट्रीटेड विद डाइक्लोफिनाक, ए पेन किलर दैट इज सिमिलर टू एस्पिरिन एंड आइब्रूफिन। देखो बच्चे ये स्क्वेंजिंग, जैसे कि इन्होंने किसी एनिमल को मारा, जो एनिमल मारा वो जैसे आपका लाइफ स्टॉक जैसे घास फूस खाता है, जो बच्चे घास फूस पर ना एक केमिकल स्प्रे करा जाता है, वो कौन सा, डाइक्लोफिनाक, एक तरह का पेन किलर है ये उस पर लाइफ स्टॉक पे स्प्रे वगैरह करा जाता है ताकि उस पर पेस्ट वगैरह अटैक ना करें। जब एनिमल्स खाते हैं तो एनिमल्स के अंदर भी ये केमिकल चला जाता है, और जब इन एनिमल्स को वल्चर्स खाते हैं तो ये इनके अंदर भी ये केमिकल चला जाता है डाइक्लोफिनाक। तो जब ये बच्चे केमिकल उनके अंदर चला जाता है तो इनमें किडनी फेलियर हो जाता है इस केमिकल के कारण, तो ये मरना शुरू हो जाते हैं। जैसे एस्पिरिन वगैरह पेन किलर तो ये हम लोग लेते हैं, आइब्रूफिन तो ये एक तरह के इन्हीं के बराबर का केमिकल है। तो ये बोलते हैं कि जैसे कि हम पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स वगैरह का यूज़ करते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आ चुकी है। एफर्ट्स आर ऑन द बैन द ड्रग फॉर लाइफ स्टॉक यूज एंड ब्रीड वल्चर्स इन कैपेबिलिटी। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करे जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जो इस बैन को बैन करा जाए और वल्चर्स की कैपेबिलिटी, मतलब वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है उनको फिर से बढ़ाया जाए, क्योंकि वो इसके कारण बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, क्योंकि इनके कारण उसके किडनी फेलियर हो जा रहा है, किडनी फेलियर के कारण वो डेड हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स। देखो वाइल्ड लाइफ में बच्चे क्या क्या आ जाता है, आपके एनिमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। एक्वेटिक लाइफ फॉर्म दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल्स। देखो इससे क्या क्या मिलता है, हमें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, हाइड्स और वूल। वूल आपकी ऊन हो जाती है बच्चे जो हम विंटर में पहनते हैं। इंसेक्ट्स, जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे मधुमक्खी, बीज होता है मधुमक्खी, देखो मधुमक्खी बच्चे वहाँ से क्या मिलेगा, हमें हनी मिलेगा। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। बच्चे ये जो आपकी मधुमक्खियाँ होती है, जो बटरफ्लाइज होते हैं, ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर ये चली जाती है तो ये उसके कुछ सीड्स वगैरह उठा कर ले जाती है। समझ आ रहा है ना, इस तरह से पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। बर्ड्स बच्चे आपके फीड करते हैं किस पे, इंसेक्ट्स पे। एंड एक्ट्स एज डिकम्पोजर्स एज वेल।
देखो बच्चे, कुछ इंसेक्ट्स को वो प्रॉपरली खा जाते हैं, तो बर्ड जब इंसेक्ट्स को प्रॉपरली कंज्यूम कर पाएंगे तो वो कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो एक तरह से किस कैटेगरी में आ जाते हैं, डिकम्पोजर कैटेगरी में वो आ जाते हैं। वल्चर्स ड्यू टू इट्स इनएबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। देखो बच्चे, जो वल्चर्स है ये भी डेड लाइफ स्टॉक पर अटैक करते हैं एक तरह से, तो वो स्क्वेंजर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये कंसीडर किस में हो जाता है, वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट में, क्योंकि एनवायरनमेंट को एक तरह से क्या कर रहे हैं बच्चे, क्लीन ही कर रहे हैं। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, एनिमल चाहे बिग हो जैसे स्क्वेंजर्स वगैरह आ गए, या बिल्कुल छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह आ गए, ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम। सारे के सारे मिलकर इकोसिस्टम में क्या कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। तो ये आपकी स्लाइड से हमें सीखने को मिलता है। तो बच्चे, ये आपके साथ इसके बाद मैं बस एक स्लाइड और डिस्कस करूंगा, 2 स्लाइड्स हम और डिस्कस करेंगे। ब्रह्मा कमल। देखो बच्चे, ये आपने ये फोटो तो बहुत ज़्यादा, अगर हम रिलीजियस जैसे कि रामायण वगैरह देखते हो, महाभारत देखते हो, या कोई और सीरियल देखते हो जो हिंदू माइथोलॉजी के होता है, हिंदू धर्म का होता है, तो ये सीन वहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है कि ये ब्रह्मा जी एक कमल पे बैठे हुए हैं। वो एक्चुअल में इस तरह का दिखाई देता है बच्चे, अगर हम देखें उसको ब्रह्मा कमल बोला जाता है। एक्चुअल नाम क्या है इसका, ससूरिया ओवलाटा इज अ स्पीशीज ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। ये ब्रह्मा कमल का साइंटिफिक नेम है। इट इज़ ए कहाँ पर पाया जाता है बच्चे, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। इट इज़ नेटिव टू द हिमालयस बच्चे। हिमालयस में आपका हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड और इंडिया में और मंगोलिया में भी पाया जाता है बच्चे, नॉर्दर्न बर्मा में भी, एंड साउथ वेस्ट चाइना। यहाँ पर जहाँ पर आपके हिमालयस की पर्वत श्रेणियाँ आती है, हिमालय रेंजेस आती है, वहाँ पर ये बेसिकली फ्लावर मिल जाता है। इन द हिमालयस इट इज़ फाउंड एंड एट एन एल्टीट्यूड नियर अबाउट में 4500 मीटर की हाइट पर मिलता है। इट इज़ द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तराखंड। बच्चे, जो उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है वो भी ब्रह्मा कमल है। द फ्लावर्स आर हर्मोफ्रोडाइट। बच्चे, ये फ्लावर क्या है, हर्मोफ्रोडाइट है। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, हैव बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स एक ही जगह पर होते हैं, मतलब एक साथ होते हैं, एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। और ये पॉलिनेटेड कैसे होते हैं, इंसेक्ट्स के कारण होते हैं। फ्लावर्स ब्लूम इन द मिड मानसून। देखो, मिड मानसून के टाइम ये और ज़्यादा खिल जाते हैं, जैसे जुलाई अगस्त के टाइम, अमंग द रॉक्स and grasses of the hillside at an altitude range 3000 to 4800 मीटर्स। देखो बच्चे, जुलाई अगस्त में मिड मानसून के टाइम ज़्यादा अच्छे से खिल जाते हैं। कहाँ पर, जो रॉक्स या ग्रासेस के बीच में, और इनके एल्टीट्यूड रेंज कितने होते हैं, नियर अबाउट 3000 मीटर से लेकर 4800 मीटर के आसपास। अब ये पूरा का पूरा आपका ब्रह्मा कमल के ऊपर था, तभी मैंने बोला था कि हम इसी स्लाइड तक डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, नेटिव टू द हिमालय दिस फ्लावर ब्लूम्स ओनली वंस इन अ ईयर। देखो, हिमालय में होता है फ्लावर एक ही बार खिलता है साल में। सो वन इज रियरली वेरी लकी टू सी इट ब्लूम एंड दैट इज ऑलमोस्ट नियर इट इम्पॉसिबल। तो बच्चे, बहुत ज़्यादा कोई लकी ही होगा जो इसको खिला हुआ देख पाएगा, जो प्रेजेंटली इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज ऑर्चिड कैक्टस। इसको ऑर्चिड कैक्टस का नाम भी दिया जाता है। फॉर इट पोसेसेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द ऑर्किड एंड कैक्टस, क्योंकि इसमें दोनों की करेक्टरिस्टिक्स है। अफेक्शनेटली ऑफर टू द गॉड्स इन बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। बच्चे, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दोनों शिव जी के रिलेटेड, वहाँ पर भगवान शिव को ये फ्लावर चढ़ाए भी जाते हैं। दिस मेडिसिनल हर्ब इज गॉर्जियस टू लुक बट हैज़ अ वेरी रिपल्सिव स्मेल। देखो बच्चे, एक मेडिसिनल प्लांट है, ये एक तरह का देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट इसकी जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा भयानक है। ससूरिया ओब्लावटा बीइंग इट्स साइंटिफिक नेम, दिस फ्लावर ब्लूम्स ओनली बिटवीन जून एंड सितंबर एंड इज अफेक्शनेटली कॉल्ड द किंग ऑफ फ्लावर्स बाय द नेटिव्स। तो इसको किंग ऑफ फ्लावर्स भी बोला जाता है। बच्चे, एक क्वेश्चन मैं यहाँ आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि ये फ्लावर यूज़ कहाँ पर होता है मेडिसिन की फील्ड में, ये आप लोगों ने मुझे बताना। देखो, जितने स्टूडेंट्स लेक्चर देखते हैं, एटलीस्ट सभी स्टूडेंट मुझे बताओ, आप लोगों को बच्चे तभी इंटरेस्ट बनेगा इन चीज़ों के बारे में। अदरवाइज फ्लावर्स की तो कोई इंपॉर्टेंस रखती नहीं है, ये मेडिसिन के फॉर्म में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं।
सैडली दिस फ्लावर इज़ वन ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ द हिमालय। बच्चे अब ये फ्लावर इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ रहा है हिमालय में। मोस्ट पॉपुलरली नोन एज द फ्लावर ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। बच्चे भी मेनली पॉपुलर किसके कारण, लॉर्ड ब्रह्मा का इसको फ्लावर बोला जाता है। इट इज़ बिलीव्ड टू ब्रिंग लक टू एनीवन हु सीज इट ब्लूम। क्या माना जाता है कि जो इस फ्लावर को देखता है वो लकी हो जाता है। इट डज नॉट नीड टू बी वाटर फ्रिक्वेंटली। इसको पानी बहुत जल्दी नहीं देना पड़ता। इफ़ यू ओन वन, वाटरिंग इट वंस इन एवरी 2 to 3 days इज मोर देन इनफ। 2 से 3 दिनों में भी अगर इसको एक बार पानी दिया जाएगा तो वो मोर देन सफिशेंट रहेगा। तो बच्चे आज का लेक्चर हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, कैसे कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, ये अलग अलग टाइप की वेजिटेशन है, ये सारी आपकी ट्रीज़ वगैरह कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल ट्रीज़ और डेसिड्यूस ट्रीज़। इसका आपके उसमें एनसीईआरटी में डिफरेंस भी पूछा गया, ये भी हम सारा का सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चे आपके साथ। उसके बाद वाइल्ड लाइफ, जो आपके एनिमल्स है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, जो आपके फॉरेस्ट है, ये ख़त्म होते जा रहे हैं। एनिमल्स को हम डेवलपमेंट के चक्कर में मारते जा रहे हैं बच्चे। इनको कैसे कंजर्व करना है, जैसे फॉरेस्ट वगैरह कॉन्टीन्यूसली डिप्लीट होते जा रहे हैं, ट्रीज कट होते जा रहे हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बन रही है, ब्रिजेस बन रहे हैं, आपके फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, उनको कैसे हमने कंट्रोल करना है, नेशनल हाईवेज बन, उन चीज़ों पर हमने ध्यान देना है। उसके बाद बच्चे आपके 3 पार्ट्स आ जाते हैं इसमें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज तो अगर हम देखें जनरली हमें एक ही लगता है कि यार यहाँ जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं वो आपका नेशनल पार्क भी वही है, वाइल्ड लाइफ रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वही है और बायोस्फीयर रिजर्व भी वही है। अगर हम देखने के लिए चाहे तो तीनों चीज़ें एक जैसी है, बट हम बच्चे पढ़ रहे हैं एज अ SST स्टूडेंट, हमें इन तीनों चीज़ों के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए कि इन तीनों चीज़ों के बारे में डिफरेंस क्या है। और उसके बाद हम कुछ 1-2 नेशनल पार्क, जैसे कि मैंने यहाँ पर काजीरंगा आपको दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ है, ये गिर नेशनल पार्क है। नियर अबाउट आपके काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क है, कुछ आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है उनके विद रिस्पेक्ट टू। कुछ एनिमल्स भी बच्चे उस नेशनल पार्क के जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पोर्शंस है बच्चे जो आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करा जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ इस चैप्टर के नियर अबाउट 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, और आधे घंटे में ये हम चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपका चैप्टर 3 ज्योग्राफी का स्टार्ट कर देंगे। 3 चैप्टर स्टार्ट करने के बाद बच्चे मैं आपको उसके बाद कोई और पोर्शन उठाऊंगा। एटलीस्ट 3 चैप्टर्स आपके ज्योग्राफी के हो जाएंगे, 2 चैप्टर्स आपके सिविक्स के हो चुके हैं। उसके बाद आपका हिस्ट्री का पोर्शन कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे कि आपके जैसे स्कूल्स वगैरह में एग्जाम होते रहते हैं, तो आपको सारे के सारे पोर्शंस हम धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। इसके बाद एक ज्योग्राफी का चैप्टर और डिस्कस करेंगे, देन आपके साथ हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कोई डाउट आता है किसी भी बच्चे को, आप लोग बच्चे पूछ सकते हो कभी भी मैसेज करके। जब भी मैं फ्री हूँगा आप लोगों को रिप्लाई करते करूँगा। आप टेस्ट दोगा आपका संडे को, मुझे लगता है आफ्टर 15 days एवरी संडे टेस्ट होता है, तो आप लोग टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ो। कोई डाउट आता है कि सर टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।